लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि स्लाइड के समय में पूछ लेना। ठीक है, स्लाइड इतनी सारी है कि शायद आपको इतना कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बहुत गंभीर बात है। अपन कोशिश करेंगे कि एक यथार्थ बात करके यहाँ पे तुम्हारे मन में कुछ हो तो जरूर पूछ लेना। ठीक है, पॉइंटर नहीं है इसलिए तुम बढ़ाओगे। रीजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, उसका हिंदी में नाम है असंभव से संभव का प्रयास। ठीक है, अब इसमें असंभव क्या होता है जो हमें मेडिकल साइंस ने कहा है, चाहे वो एलोपैथी के लिए हो, होम्योपैथी के लिए हो या सभी के लिए हो। संभव क्या है, जो हो सकता है। प्रयास क्यों बोला है अपन ने, क्योंकि अभी अपन क्लेम नहीं कर रहे, ब्लेम भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे। एक डॉक्टर के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट आएगा, कोई भी केस होगा, हमें ठीक करने का प्रयास करना है। क्या क्या ठीक हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगा, ताकि तुमको लगेगा कि होम्योपैथी से असंभव से संभव हो सकता है। ठीक है, अब ज्यादातर टॉपिक पे हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज। इनक्यूरेबल डिजीज क्या होता है, क्या होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। हमने पढ़ाया गया है ना, ऑर्गेनॉन में पढ़ा है हमने। ठीक है, जैसे कैंसर, चाहे स्टेज 4 के पेशेंट हो, किडनी फेलियर, चाहे स्टेज 5 के पेशेंट हो, कोमा जो कि वेंटिलेटर के पेशेंट हो, वेंटिलेटर मतलब हॉस्पिटल, सर्जिकल जिसमें सर्जरी हो, सर्जरी मतलब एलोपैथी में जहाँ पर जो मना कर देते हैं कि भाई मेडिसिन से नहीं हो सकता तो क्या बोलते हैं आखिरी में सर्जिकल। पर सर्जिकल के पहले क्या आती है अपने यहाँ होम्योपैथी। और होम्योपैथी में भी क्या इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी रोकी जा सकती है, वो अपन बात करेंगे। ठीक है, ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून क्या होता है, ऑटोइम्यून का मतलब अपनी बॉडी अपने खिलाफ चली जाती है। तो जो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी रिस्पॉन्स अपने अगेंस्ट जाता है, उसका मेडिकल साइंस क्या बोलता है, ट्रीटमेंट नहीं है, लगभग आप सिर्फ मेंटेन करो। इवन एलोपैथी में भी वो स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट देके बस कोशिश करते हैं कि इसको मेंटेन करें। ठीक नहीं करते पर वो मेंटेन करते हैं। पर अगर ये केस होम्योपैथी में आएगा तो कैसे ठीक करना है वो अपने को बात करनी है। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम जिसमें जीवन भर दवाई खाने की जरूरत है, उसको कैसे अपन मेंटेन कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, लाइफ थ्रेटनिंग में क्या आता है, इमरजेंसी केसेस। इन सब केसेस में कहाँ लिखा है होम्योपैथी, कहीं लिखा है भाई, लिखा है क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी। ये हमने नहीं लिखा है, ये पहले से जो बताया गया है उसमें उतना ही लिमिटेशन जो लिख के दिया है वो हम लोगों को पता चला है। पर जब ये अपन पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी आगे रिसर्च है, इनोवेशन है, वो जो चेंजेस करना है वो काम करने की कोई जरूरत है। वो आज मैं यहाँ से जो मैंने किया 21 साल में वो मैं उसका सार बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें 21 साल तक काम आएगा, उसके बाद तो आप लोग भी कुछ सक्षम हो जाओगे। तो जो बेस्ट कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। मेरा क्लिनिक तुमको पता है ना इंदौर में है, ठीक है, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडल क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। हमारा विजन है झट से कोई भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करो, इजी रखो, ज़्यादा परहेज मत दो, पेशेंट के हिसाब से आप दवाइयों को सेट कर दो। सेफ है क्योंकि होम्योपैथी सेफ है, बिना साइड इफेक्ट का। ये अपना प्लस पॉइंट है होम्योपैथी का। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट करो, पेशेंट का पेमेंट बचे, 4-5 बीमारी है तो मिला के एक में कवर करो। और सबसे अच्छी बात है फास्ट करो। फास्ट होना क्यों जरूरी है, बिना फास्ट हुए कोई भी ट्रीटमेंट आज के डेट में, आज जैसे कहते हैं ना एआई का जमाना आ गया है। हम लोग हर आजकल तो पेशेंट हमको ऐसा आके बताता है, सर ये एआई में मेरा ये मेडिसिन है, ऐसा हो रहा है, तो क्या करोगे आप, एआई तो सब बता देगा, हो सकता है कुछ दिन बाद एआई ट्रीटमेंट चालू कर देगा। तो आपको भी फास्ट होने की जरूरत है कि हमारे, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई भी इंसानों ने ही बनाया है, तो होम्योपैथी भी हमने भी बनाई है, कि होम्योपैथी को कैसे फास्ट करना है वो हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, असंभव से संभव का प्रयास, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। ये क्यों लिखा है मैंने, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। जहाँ जहाँ अपनी बात होती है होम्योपैथी की, सबसे ज्यादा क्या बात होती है, लैक ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ एविडेंस। तो वो अब सबकी जवाबदारी ना मेरी अकेले की तो नहीं है, सबकी जवाबदारी है कि अपन जो जो ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे कोई भी केस। अब जब भी तुम प्रैक्टिस करने जाओगे, फील्ड में जाओगे, आप क्या करोगे, छोटा केस होगा, बड़ा केस होगा, क्या रखोगे, उसका एविडेंस बनाओगे कि हाँ ये पहले ऐसा था, मैंने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद ऐसा हुआ। उसके बाद फॉलोअप में जब ठीक हो गया तो ये पूरा केस ऐसा है, 2 महीने बाद आए, 6 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, एक फिर से रिपोर्ट लेना, ताकि उसको अपन लॉन्ग टाइम में प्रूव कर सकेंगे कि 3 साल बाद की ट्रीटमेंट के बाद प्रूव किए पेशेंट ठीक है, अब इसका फायदा कहाँ मिलने वाला मैं बताता हूँ। वहाँ जहाँ हमको चैलेंज किया जाएगा, ये होम्योपैथी के बारे में बात की जाएगी, वहाँ पे ये एविडेंस काम आता है। हाँ जी भाई, हाँ एक मिनट, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड सिस्टम लाने की जरूरत है। जो आजकल अपना सीबीडीसी का जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या लिखा है, रिसर्च मैथमेटोलॉजी के लिए आजकल फर्स्ट ईयर में भी चालू हो गया ना, क्यों बताया जाता है, किसी के पास है क्या? उनको
भी लग रहा है जियोटेक है। होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे लाने की जरूरत है। तो हर पेशेंट का प्री पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट रखो ताकि जहां पे जरूरत हो वहां पे अपन बता सकें। भाविन Next, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं थोड़ा चूंकि यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ पटरी में, लेकिन चूंकि मैं क्लिनिक के हिसाब से बात करूँ तो 21 साल की मेरी प्रैक्टिस है। मैं ब्रिक्स के लिए एम्बेसडर हूँ। ब्रिक्स क्या होता है? यस सर ग्रुप एसोसिएशन है भारत का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल लेवल का। उसके लिए मैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये भूमिका क्यों दी गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं होम्योपैथी में अपन कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको भी समझ में आएगा। तो ये ब्रिक्स का नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च को ओरिएंटेशन लेकर नेक्स्ट ये अपन कुछ काम करेंगे जिसपे मैं आगे बात करूँगा। नेक्स्ट इसमें कुछ मेरे को सम्मान मिला है वो मेरे आगे बता दूंगा। अब होम्योपैथी क्या है? देखो, सबसे पहले तो नॉन टॉक्सिक है, सेफ है, सबको पता है। उसके बाद मिनिमल यूज ऑफ केमिकल, रिड्यूस एनवायरमेंटल बर्डन, मतलब हमारी होम्योपैथी से एनवायरमेंट भी सेफ है। ठीक है। रूट कॉज को हम ठीक करते हैं जब भी जड़ में काम करते हैं, ना कि सिर्फ सप्रेशन करते हैं बल्कि रूट कॉज को ठीक करते हैं। फिर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाता है होम्योपैथी, और साथ में ग्लोबल जो नीड है, क्या नीड है ग्लोबल नीड? हाँ, जब तक का आएगा, अगर आपका नहीं आएगा बहुत समझ, हाँ जिसका आएगा उसको दे, जिसका नाम आएगा उसी को दे। जिसका नाम आएगा वो जा सकता है, जब आना होगा वो आ सकता है। तो ग्लोबल नीड क्या है? अब ये बताओ क्या कोई भी सिस्टम पूरा है क्या? नहीं सर, कोई भी सिस्टम पूरा है क्या? आज हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम क्या होता है? मिला जुला के सब मिला करने के बावजूद भी पेशेंट फेल हो रहा है। तो वहां पर ग्लोबल नीड हो गई है। सिर्फ होम्योपैथी की एलोपैथी के साथ जरूरत नहीं है, एलोपैथी वालों को भी होम्योपैथी की जरूरत है। होम्योपैथी की जरूरत है। अभी पता है एम्स में स्टडी चल रही है भोपाल में, उसमें बताया गया कि होम्योपैथी के बेसिक केस, एलर्जिक राइनाइटिस, स्पाइन फिस्टुला, इन सब केसेस में पीसीओडी में होम्योपैथी ज़्यादा अच्छा काम करती है एलोपैथी के साथ। तो जब वो साथ में स्टडी कर सकते हैं, सोचना मेरी बात, तो क्या उन्होंने सोचा होगा ना कुछ कि होम्योपैथी कुछ ना कुछ काम कर रही है, तभी तो स्टडी हो रही है। तो जब इतनी स्टडी हो सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकते? खुद क्यों नहीं बता सकते? और किस केस पे काम कर सकते हैं मैं बताता हूँ कि किस लेवल तक बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सभी प्रकार के केसेस में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, कैंसर पे बात करेंगे। नेक्स्ट, ये केस अपन ने पहले भी बात किया है, यहाँ पे बात की है शॉर्ट में। आज में कुछ नए बच्चे हो तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये पेशेंट है इंदौर की, जीबीएम ब्रेन कैंसर का केस है। जीबीएम ब्रेन कैंसर क्या होता है? क्या होता है? दाइलाज बीमारी है, एक तरीके से ब्रेन ट्यूमर है। इस पेशेंट को 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान और 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठान, मतलब टोटल 3 गठान थी। इस कारण जब उसका 2 बार ब्रेन ऑपरेशन हो गया जीबीएम के केस में, वापस तीसरी बार वापस आया, तो क्या होता है कि 2 बार ऑपरेट होने के बाद तीसरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। और ये पेशेंट को बोल दिया जाता है कि चाहे कुछ भी करो, 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं। आप लोग वाइवा देखिए बेटा, लगे तो वापस आए। तो जब 2 महीने से ज्यादा का समय किसी के पास नहीं है और वो पेशेंट होम्योपैथी में आ जाएगा तो क्या करेंगे? आप क्या करोगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्वेश्चन मेरे पास था तो मैंने क्या किया वो मैं आज बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास आएगा तो क्या करते? आखिरी के जीवन के 2 महीने बचे हैं, 2 ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, बार ब्रेन नहीं खोल सकते, और जीबीएम कैंसर जितना छोड़ते हैं उतना वापस बढ़ जाता है। सबको पता है एग्रेसिव ट्यूमर है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब ये पेशेंट अगर होम्योपैथी में आ जाए लास्ट स्टेज पे, लास्ट होप पे, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि भैया हमसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा करना चाहिए? तो वहाँ पे क्या था? वो संभव ट्रीटमेंट था। असंभव को क्या करना है? संभव। तो संभव करने के लिए क्या करोगे? प्रयास करोगे ना। तो जो प्रयास है करोगे तो ही तो पाओगे। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे भी कैसे? तो पहले तो सोचना है। सोचने के लिए मैं आज बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आज सोचेंगे तो हो सकता है कल करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होगा जो आज मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये पहले की रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट, ये अगली रिपोर्ट आई 1.5 से 2 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद, जो वो 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठान थी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। इससे होम्योपैथी में बड़ी बात है, बिना कीमो, बिना सर्जरी, बिना रेडिएशन डिसॉल्व हो गई। 2 बड़ी गठानें डिसॉल्व हो गई। जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान थी उसकी पहुंच गई 1.25 सेंटीमीटर।
यानी कितनी हो गई, 1/3 हो गई, इससे हुई होम्योपैथी होम्योपैथी से। से। यानी पेशेंट का जो 2 महीने का जीवन बचा था उसमें तो वो और अच्छी रिकवर हो गई, तो उसके लिए अच्छा हो गया, 2 महीना निकाल दिया उसने, फिर 1 साल और ट्रीटमेंट चलाया उसने, जबकि लिखा था कि इतना चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट रिपोर्ट आई यार 1 साल के बाद, इसमें वो जो बच्ची हुई गठान थी वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। और ये पेशेंट है 2019 की, जीबीएम पेशेंट 2019 की, आज है 2026, जबकि ऐसा बोला जाता है कि जो जीबीएम के पेशेंट है 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। आज कितने साल हो गए, 6 साल से मेरे सामने हो चुके हैं, ये पेशेंट आज भी इंदौर में अपना जीवन जी रही है, और ये होम्योपैथी से ही जी रही है। सबसे अच्छी बात है कि ये मानती है कि सर आप लोगों ने मुझे वापस जन्म दिया या फिर से जीवन दिया, कितनी बड़ी दुआएं दी होगी, ईश्वर ने कहीं ना कहीं उसको बचाया, मालिक ने दी शिफा, डॉक्टर के हाथ में, डॉक्टर ने काम किया, कहीं ना कहीं जीवन उसका बचा। लिखा कहाँ था, वहाँ से, माध्यम कुछ भी था, बना कौन सा, होम्योपैथी। पर होम्योपैथी की 5 गुण 10 गुण से ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, वहाँ पर एक दिक्कत ये भी थी, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, 20 साल तो मिलने वाला नहीं है, 20 साल का काम हमें क्या करना है, 20 महीने में, 20 दिन में करना है, 20 महीनों में भी नहीं करना है, 20 महीने भी नहीं है उसके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से डोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसा जरूरत वैसा पावर, समझ में आया? जैसा जरूरत वैसा पावर, ये समझ लो, इस थिंग को बस समझ लो, ठीक है। हम जितना भी पढ़ते हैं वो क्लिनिकली हम पढ़ते हैं, 5 गुण 10 गुण 20 गुण एंड हायर, हायर की कोई डेफिनेशन नहीं है ना, हायर की कोई डेफिनेशन नहीं है। हायर की डेफिनेशन वो होती है जो पेशेंट का मिनिमम डोज क्या सेट होता है जिससे वो ठीक होने वाला है। मिनिमम का मतलब ये नहीं होता कि 4 गुण, मिनिमम का मतलब होता है उस केस को ठीक करने के लिए जितना डोज था वो उसका मिनिमम था। CCRH ने एक प्रोटोकॉल बनाया, जैसे मैं मदर टिंचर यूज़ करता हूँ, इसमें मैंने पूजा का मदर टिंचर यूज़ किया, ठीक है, पूजा का डाइल्यूशन यूज़ किया, कैलकेरिया फ्लोर यूज़ किया, लेकिन CCRH ने भी एक चीज़ बताई है कि अगर 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम किसी का वो निकालते हैं टिंचर का पैमाना, उतना तक भी हम दे सकते हैं एक दिन में। अगर इस पेशेंट का वेट समझ लो 70 किलो है या 60 किलो है, तो हम दिन भर में कितना ml दे सकते हैं मदर टिंचर का, 60 किलो के हिसाब से 4 ml पर kg, 240 ml, बड़ा डोज है। 240 ml मतलब हमारी एक मदर टिंचर की बोतल आती है, उसकी आधी बोतल तक हम दिन भर में दे सकते हैं। हालांकि इतना डोज देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने दिया उसको 180 गुण से 240 गुण का डोज, 180 गुण से 240 मतलब 9 ml से 12 ml का डोज दिन भर में 4 बार दिया, 48 ml 50 ml के अंदर दिया, तो भी उससे 4 गुना ज़्यादा दे सकते थे, 5 गुना ज़्यादा दे सकते थे। हालांकि बिना पेशेंट को है इतनी जरूरत नहीं पड़ी, और उस उतने गुण में भी जो 9 से 12 ml का ट्रीटमेंट है उसमें ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो आज भी अगर ये पूरी तरीके से ठीक है तो ना केवल इसमें होम्योपैथी के बारे में बात जा रही, बल्कि ये बात अब ग्लोबल साइंस में भी जाती है, क्योंकि आज एलोपैथी में भी बात उठती है कि जिस पेशेंट को हम मना कर देते हैं या जिस पेशेंट को सबने मना कर दिया, 2 साल का जो जीवन था, 2 महीने का बचा हुआ जीवन था, उसमें होम्योपैथी ने इसको ठीक कर बचाया है। तो मेरी अप्रोच हमेशा क्या रहती है कि जब भी आप कोई केस ठीक करोगे उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करो, ताकि ये सिर्फ हमारे लिए काम ना है बल्कि ये मेडिकल साइंस के लिए भी काम है। आज मैं इस पूरे केस में जितने में 3,500 पेज का मैंने बुक बनाया है, उन लोगों को ग्रुप में भेजी थी, शायद देखा किसी ने, 3,500 पेशेंट्स का डेटा देखा किसी ने? वो डेटा में जाने के बाद एक चीज़ समझ में आएगी, कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर समझ लेना कि ये सब संभव है, किया गया है, कर सकते हैं और हमें भी करना है। तो जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो चाहे WHO को मैं भेजूँ, ICMR को भेजूँ, MCI को भेजूँ, अपना CCRH को दे के आया मैं, 30 किलो का बंडल है, उसको अगर हम प्रिंट निकालते तो कितना निकलता है, 30 kg ऐसा उठा के मेरे को 2 सूटकेस में ले जाके देना था, वो दिया है मैंने। तो ये बताने की कोशिश थी कि सर मैं अगर इंडिविजुअल डॉक्टर होकर अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे 21 साल में ऐसे रिजल्ट मिले, तो क्यों ना मैं ये सब अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि एविडेंस तो जरूरी है, और आप भी कह रहे हो कि एविडेंस के बिना काम नहीं करना है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो ये केस जो मैंने बताया उसमें हमने जो भी टिंचर दिया उसके बाद डाइल्यूशन दिया, उसके बाद ये रिजल्ट दिया। ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं जिसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट ये उसका केस पेपर है। नेक्स्ट ये जो पेशेंट है ओवेरियन कैंसर की, इस पे 9 सेंटीमीटर की गठान थी, जिसके कैंसर मार्कर बढ़े हुए थे, दवाई से कंट्रोल हो गए। अब 9 सेंटीमीटर की गठान हो तो क्या होगा, क्या होगा? 9 सेंटीमीटर की गठान ओवरी ऑपरेट हो गया, 9 सेंटीमीटर वापस आ गया, क्या होगा? 9 सेंटीमीटर की गठान हो तो मेटास्टेटिक हो गया है, चांस है कि ज़्यादा कम है या नहीं है, लेकिन इसने कीमो भी कराने से मना कर दिया, क्योंकि कीमो के साइड इफेक्ट हो रहे थे, इससे मना कर दिया। आखिरी में होम्योपैथी में आई और सिर्फ होम्योपैथी से 9 सेंटीमीटर की गठान गला दी,
कैंसर मार्कर पूरे नॉर्मल आ गए। नेक्स्ट, ये इसकी 9 सेंटीमीटर की गठान की यहाँ पे साइज लिखी हुई है जो इस वाली रिपोर्ट में। नेक्स्ट, ये उसके बारे में, और ये देखो यहाँ लिखा है कि यहाँ पे कोई गठान नहीं है। तो इसका मतलब होम्योपैथी से 9 सेंटीमीटर की गठान डल सकती है, बड़ी बात है ना। 9 सेंटीमीटर कितना होता है? हम लोग वार्ड्स में पूजा की बात करते हैं, फॉर्म में एंटीक्यूट की बात करते हैं, ये तो बेसिक केस है ना। अब अगर ऐसा केस आ गया एग्रेसिव केस तो क्या करते हैं? ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आने वाला है। मुझे भी 21 साल के बाद आज बताने की हिम्मत है, पहले दिन तो नहीं था। लेकिन जब पहले दिन किसी पेशेंट ने पूछा होगा सर कितने पेशेंट ठीक किया आपने, कैंसर का कोई पेशेंट आ जाए अपने यहाँ और ऐसा कोई केस लेके आ जाए, तो अपन पहले दिन तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। लेकिन अगर हमें कुछ बताया है तो हो सकता है हमें कुछ तो मिलता है जिससे हम आगे कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर की गठान जिसने होम्योपैथी से डिसॉल्व की। नेक्स्ट, ये किडनी के केसेस हैं जिसमें किडनी फेलियर के बहुत सारे पेशेंट ने रिपोर्ट में बताया कि कैसे केस। बैक करो। अब ये जो मैं केस बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट, यस, अब ये जो केस है ये सीसीआरएच जो है ना अपना, क्या है सीसीआरएच? सेंट्रल काउंसिल फॉर सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष का अपना एक बहुत बड़ा विंग है जो कि पूरा रेगुलेट करता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब सीसीआरएच को इस केस को हमने सबमिट किया है। कौन सा केस है? ये किडनी फेलियर का केस है। ठीक है, इसमें पेशेंट का क्या लिखा है बेटा पढ़ो? ड्रामेटिक रिकवरी ऑफ रीनल फंक्शन इन रीनल फेलियर पेशेंट। क्रिएटिनिन कितना था? 21.7। इसको बोलते हैं 21.7। अपने को जैसे अपन बैठते हैं बात करते हैं, कभी ओपीडी में कोई पेशेंट आ जाता है, 2 क्रिएटिनिन 3 क्रिएटिनिन, तो अपन लोग क्या बात करते हैं? 2 या 3 क्रिएटिनिन में अरे यार हमारी किडनी में 50% फर्क पड़ गया। ठीक है, 21 क्रिएटिनिन में क्या होगा? डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, ऐसी बातें चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर ये पेशेंट होम्योपैथी में आया विदाउट डायलिसिस विदाउट ट्रांसप्लांट, अगर उसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे? कुछ नया करना पड़ेगा। थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे वाले इधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, पीछे से आ गया एक आध दो इधर। अगर नेक्स्ट इसको हमने ठीक किया 21 से और कहां तक लाया 1 महीने के अंदर? 1.3 नॉर्मल है, होम्योपैथी से हुआ है। इस केस को अपन ने कहां दिया? सीसीआरएच ने उसको समझा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा लिया मेरे से, आखिरी में अपने पोर्टल पे छापा है। आप लोग वहां जाके देख सकते हो, एससीसीआर का पोर्टल होता है सीसीआर, अब वो सब पढ़ सकते हैं। तो अगर इसको सीसीआरएच ने बताएगा, है ना, भारत की संसद में बात हुई कि होम्योपैथी से अगर डायलिसिस रोका जा सकता है, तो हम क्यों डायलिसिस या ट्रांसप्लांट में इतना पैसा लोगों का खर्च हो रहा है? आप होम्योपैथी का उपयोग करोगे तो वहाँ पे चाहिए होगा फिर से डेटा। अगर सीसीआरएच भी बताएगा तो डेटा के बिना नहीं बताएगा। संसद में कोई बोलेगा तो भी प्रूव तो करना पड़ेगा, तो प्रूव करने के लिए डेटा चाहिए होता है। सिर्फ मैं अकेला दूंगा, इससे अच्छा सब दे। तो मैंने जो दिया वो बता रहा हूँ कि अगर ये डेटा अगर सीसीआरएच भी बताएगा तो कहीं नहीं बताएगा 21 क्रिएटिनिन से हमारे यहाँ के किसी डॉक्टर ने 1.3 की रिपोर्ट प्राप्त की है और उसका डॉक्यूमेंटेशन हमें दिया है, जो हमने भी देखा है। तो प्रूव करने के बाद उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा। एक्सेप्टेंस करने के बाद उसको एजुकेशन या आगे की रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये उस पेशेंट का सीसीआरएच का सब फॉर्मेट है जो मैंने शॉर्ट में बताया है। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट है, ये पेशेंट है उसका 21 क्रिएटिनिन की रिपोर्ट है और नेक्स्ट रिपोर्ट है 1.3 की। क्लियर है? ये होना चाहिए। नेक्स्ट, ये पहले वाली रिपोर्ट मैंने इंडिविजुअल रिपोर्ट दी है, 21 वाली रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट, या अगली रिपोर्ट 1.3 और कुछ दिन बाद 1 महीने बाद जब मैंने दूसरे महीने के बाद ट्रीटमेंट बंद होने के बाद वापस कराई तो वो फॉलोअप में कितना लेके आया? 1। तो जो कहाँ 21 था 1.3 और वापस 1, यानी पूरी तरीके से नॉर्मल। आज भी पेशेंट बिना डायलिसिस बिना ट्रांसप्लांट के स्वस्थ है। ठीक है, तो ये अपने को होम्योपैथी से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ये पहले और बाद की रिपोर्ट मैंने और बता दी। अब इस केस को मैंने जो लिखा था वहाँ वो इसका डिस्क्रिप्शन है, ये आप चाहो तो सीसीआरएच के पोर्टल में जाके भी देख सकते हो। इसमें यही सब बात बताई है कि पेशेंट का नाम ये था, इस कंडीशन से आया। नेक्स्ट, ये उसके क्लिनिकल सिम्टम थे, ये उसकी रिपोर्ट है, क्रिएटिनिन 21.7 या 191। नेक्स्ट, उसके बाद हमने ये ट्रीटमेंट दिया। नेक्स्ट, उसके बाद ये हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया। प्रिस्क्रिप्शन में देखना बात करूँगा तो ये तुम्हारे काम की चीज़ क्या दिया अपन ने?
कितने में, कितनी बार, कितने दिन तक, 1 मिनट लगातार। नेक्स्ट क्या लिखा है, मदर टेंचर मदर टीचर कितनी बूंद, 90 अब बूंद। हमें तो 5 बूंद 10 बूंद 20 बूंद बताया गया है, यहाँ पे अपन ने कितना दिया है, 90 बूंद। क्यों दिया 90 बूंद? मेरे हिसाब से मेरा अनुभव कहता है कि पेशेंट को 90 बूंद से चालू करना चाहिए, क्योंकि मुझे फास्ट करना है, ठीक है। मेरे 90 बूंद से दिया, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं और ऊपर भी जा सकता था, लेकिन चूंकि मुझे रिजल्ट 90 बूंद में ही दिख गया और रिपोर्ट कौन सी आ गई, 1.3 वाली, तो इसका मतलब मेरा डोज सही था। और उस पेशेंट के लिए मिनिमम डोज क्या था, 90 बूंद। जो मेरा अनुभव है, तो उस हिसाब से हमने सपोर्टिंग रिजल्ट के साथ यह किया। नेक्स्ट आखिरी में रिपोर्ट क्या मिली, और यूरिया जो 191 था वो हो गया 13 पे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट फॉलो हुआ, सब कुछ सही रहा, और आखिरी में क्या आउटकम निकला कि होम्योपैथी से किडनी फेलियर या रीनल फंक्शन मेडिकल डिसीज जो है वो अच्छा खासा कवरेज मिल सकता है। ये मैंने बताया, उसके बाद सीसीआर ने भी लिखा, ठीक है। नेक्स्ट ये उसका चार्टिंग है जो कंपैरेटिव है 21 से लेके 1.3, ये सब उसका कंपैरेटिव चार्ट है। नेक्स्ट जब सीसीआर में हम कोई से केस सबमिट करते हैं ना, तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, तो ये सब इसीलिए अच्छा प्रैक्टिस करना आसान है, डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए आदत डालो आज से, क्योंकि हमें भी थोड़ा समझने में टाइम लगा। तो ऐसा आप लोग शुरू दिन से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑटोइम्यून कैटेगरी। ऑटोइम्यून क्या होता है, लाइलाज कैटेगरी। उसमें जिनके पेशेंट को ये कहा जाता है कि पेशेंट कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तो जब जो ठीक नहीं हो सकता उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये जितने लोग रिवर्स हुए या ठीक हुए वो मैं बता रहा हूँ, और ना हम सप्रेस कर रहे हैं, हम तो ठीक भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है ना। होम्योपैथी कम से कम ऑटोइम्यून कैटेगरी को ठीक तो कर रही है, जीवन पर दवा तो नहीं खाना पड़ेगा, तो ये बड़ी बात है, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट ब्लड डिसीज में, चाहे वो ए प्लास्टिक एनीमिया हो, पेनसाइटोपेनिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, है ना, बीटा थैलेसीमिया हो, आईटीपी का केस हो, इस तरीके के काफ़ी पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोसिस का केस हो, इस तरीके से ब्लड कैंसर का केस है, एएमएल कैंसर का केस है, जो लोगों ने होम्योपैथी से रिस्पॉन्ड प्राप्त किया। ये अच्छी बात है कि होम्योपैथी से कम से कम हम इस केस को डील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस, कोमा। अब कोमा का पेशेंट तो वेंटिलेटर पे होता है, उसको तो बाहर निकालने के लिए अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो तो कई बार मना कर देते हैं। अगर ये केस अपने पास आ गया तो अपन क्या करते हैं, दवाइयों से नाक की नली आरटी फीडिंग से दवा देते हैं ताकि उसका नर्वस सिस्टम पे काम करे। और कोमा का पेशेंट जो ये कोमा का पेशेंट, ये सोया हुआ पेशेंट है, ये बाद में जाके बाहर आया और आज भी अपने इंदौर में कहीं कहीं खड़ा है, उसको तो दूसरा जीवन मिला। तो ये क्रिटिकल पेशेंट में अगर पैरालिसिस के पेशेंट, कोमा के पेशेंट हम अगर ठीक करते हैं तो ना केवल होम्योपैथी बढ़ेगी बल्कि ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आगे भविष्य में ऐसे पेशेंट हम ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस होना जरूरी है। ये कौन सा केस है, सर्जिकल केस है। अब जितनी भी सर्जरी है, दुनिया भर की सर्जरी है, बच्चेदानी की गठन, छाती की गठन, वोकल कॉर्ड का पॉलिप, गॉल स्टोन, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज, जो बच्चेदानी में ये फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, आईवीएफ होता है ना, मेनिंजियोमा, वेरिकोसील, सिस्टोसील, म्यूकरमाइकोसिस, ऐसे काफ़ी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथी में सर्जरी लोगों ने बचाई है। ये सर्जिकल केस हमारा बहुत बड़ा टूल है। अगर सर्जरी होती है उसके पहले होम्योपैथी आता है। होम्योपैथी के भी अगर सुपर, मेरा क्लिनिक का थीम क्या है, सुपर स्पेशलिटी, तो सुपर स्पेशलिटी को बोलता हूँ मैं, क्यों बोलता हूँ बताओ? क्योंकि लेवल कौन सा आता है हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स का, क्रिटिकल पेशेंट्स का या सर्जिकल पेशेंट। तो ये पेशेंट नॉर्मल नहीं होते ना, नॉर्मल नहीं होते, अब नॉर्मल भी नहीं कह सकते, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होते, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट या थोड़ा सा ऊपर के हायर लेवल के पेशेंट जब आते हैं तो उसको अपने को सुपर स्पेशलिटी में डील करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा विजन चेंज करना है। विजन चेंज करने का मतलब है डोजेस उस केस के अनुसार तय करना है। तो जो थ्योरी है वो अपनी जगह है, पर प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जब भी आपके सामने पेशेंट आएगा उसके हिसाब से डोज आप तय करने वाले, वहाँ एआई काम नहीं आने वाला। एआई सिर्फ सपोर्ट कर नाम बता देगा मेडिसिन का, मेडिसिन तो आप भी निकाल लोगे, लेकिन पोस्टोलॉजी सही होनी चाहिए। पोस्टोलॉजी का ही पूरा वैल्यू है, पूरा केस पोस्टोलॉजी पे चलता है। तो अगर सीसीआर बोल चुका है कि 4 ml पर केजी सेफ है, मतलब हमारे लिए और एक्सेप्टेंस हो गया है। डॉक्टर अनिमन साहब ने बोला सक्सेस ऑफ थ्योरी है, पढ़ा ना हमने ऑर्गेनम में कि आप टिंचर भी दे सकते हो, फिजियोलॉजिकल डोजेस दे सकते हैं, डाइल्यूशन भी दे सकते हैं। आप रिजिड मत हो कि मैं एक डोज दूंगा और एक से ठीक कर दूंगा, क्योंकि ये केस है एक डोज वाले नहीं है। एक डोज वाले पेशेंट होते हैं कौन से, स्किन के, एक डोज दिया, वेट किया, वॉच किया, देखा, ठीक है।
पैथोलॉजिकल केसेस में टाइम नहीं मिलने वाला कि आप वेट वॉच करने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में हमको थोड़ा सा विजन को चेंज करना है, ठीक है। हार्ट डिसीज में तो टाइम मिलता ही नहीं, इमरजेंसी केसेस है, किसी का इंजेक्शन फ्रैक्शन कमजोर है, पंपिंग कमजोर है, किसी को डीपीडी है, टीटीटी है, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, क्लॉट है, ये होम्योपैथी से अच्छा फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट रिमेटोलॉजी केसेस, रिमेटोलॉजी जिसमें आर फैक्टर, एन फैक्टर, इंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे फाइब्रोमाइल्जिया जैसे केसेस जो लिखा है निगेटिव नहीं हो सकते वो निगेटिव हो रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्किन, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्यों हथियार है? जब तुम लोग प्रैक्टिस करने जाओगे ना तो शुरुआत में सबसे ज़्यादा पेशेंट कौन से आएंगे? स्किन के। तो इसमें तो तुम बिल्कुल बिंदास होकर ट्रीटमेंट करना है, पर इसमें जब जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा ना तो आज मैंने यहाँ जो बोला है सब याद आने लग जाएगा, क्योंकि अपन जिंदगी में तो यहाँ नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ आऊँगा ना तुम यहाँ पे मेरे पास खड़े होकर सुनोगे। लेकिन ये बात याद रखना कि स्किन से कॉन्फिडेंस चालू होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस वहाँ तक लाना जहाँ तक अपन ने असंभव समझ रहे हैं, ठीक है। और स्किन में ऐसे बड़े बड़े केस आएंगे कुछ दिन बाद, सर 30 साल पुराना एक्जिमा, सर 50 साल पुरानी सोराइसिस की बीमारी। अब वो बोलेगी कि सर 30 साल पुराना एग्जाम, ये बोले मैं तो डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ और इसको ठीक करना है एक्जिमा, ये देखो इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। कोई बोलेगा मैं 50 साल पुराना एक्जिमा का ट्रीटमेंट लेके आई हूँ और 50 साल से ठीक नहीं हुई, तो 50 साल जो आदमी ठीक नहीं हुआ और वो होम्योपैथी में आया है तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी वालों से कुछ अलग उम्मीद करेगा, हमें भी ठीक करना पड़ेगा, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जैसा जरूरत वैसा पावर है उसके हिसाब से विजन लेके आप इसको ठीक करोगे और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हो होम्योपैथी में स्किन के केसेस में। फीमेल ऑर्गन में जैसे हमने बात करी, बच्चेदानी में कटान, छाती में कटान, ब्लॉकेजेस, सब में ऑपरेशन बचाने के लिए होम्योपैथी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये अपना यूरोलॉजी, सिस्टाइटिस, रीनल स्टोन और एक तरीके से स्कोटल सीड्स, वेरिकोसील, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कितना होता है? 40-50 ग्राम के बाद क्या बोलते हैं लोग उसको ऑपरेट करते हैं। अपन ऑपरेशन तो जा सकते हैं, पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मेडिसिन खत्म होगी वहाँ ऑपरेशन होता है। आप होम्योपैथी से ऑपरेशन बचा दो, पैसा वैसे भी मिल जाएगा। कंडीशन समझ में आ रही है? किसी का चीज कटने से बच जाए तो वो भी पैसा देगा आपको, तो और वो एक पेशेंट ठीक होगा तो 10 वैसे भी को भी भेजेगा। तो हमें पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करना है, अच्छा करना है। तो पेशेंट हमारे खुद ही एक दूसरे को बताते हैं और कहीं ना कहीं आपको पैसे की कोई ऐसा कमाने की दूसरी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पेशेंट आपको बहुत सारे मौके देते हैं और लोगों को बताते भी। नेक्स्ट गैस्ट्रिक पेशेंट, सीलिंग डिसीज। ये सीलिंग डिसीज क्या होता है? ऑटोइम्यून, जिसमें टीटीजी लेवल पॉजिटिव होता है जो कि होम्योपैथी से इजीली हो सकता है। एक्यूट एपेंडिसाइटिस जो कि कहते हैं कि इमरजेंसी केस है, ऑपरेट हो जाता है ना पेशेंट, उसको अगर होम्योपैथी से अगर डील करोगे तो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रीटमेंट करोगे तो उसका फायदा कैसे मिला वो मैंने बताया है। ऐसे कई सारे लिवर से रिलेटेड पेशेंट, पेंक्रियाटाइटिस पेशेंट जो होम्योपैथी से अच्छे रिस्पॉन्स कर पाए। नेक्स्ट लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, इसमें जीवन भर दवाई खानी पड़ती है, तो उसको बचाने के लिए होम्योपैथी को फास्ट ट्रीटमेंट करके उनको ड्रग डिपेंडेंसी से बचाने के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट रिमेटोलॉजी, जो कि मैंने बताया गठिया, एंकोलाइजिंग, फाइब्रोमाइल्जिया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें होम्योपैथी पेन किलर और स्टेरॉइड्स को बचाने के लिए यूज कर सकते हो। और रिपोर्ट में जो कहते हैं ना इनवर्स नहीं होता, आर वेक्टर, एन वेक्टर, HLA-P27 वो रिवर्स भी होते हैं, तो इसमें हम कई सारे पेशेंट का देख सकते हैं। नेक्स्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, अस्थमा, गाइनाइटिस, साइनोसाइटिस, जो कि होम्योपैथी का बहुत बेसिक केस है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट शुरू से देखने में आते हैं तो मिलेगा। नेक्स्ट विटामिन, बच्चों के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा है, विटामिन डी गोली, ठीक है। एनर्जी के बच्चे आते हैं होम्योपैथी से बहुत अच्छा है। अब इसमें बड़ा लेवल आएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? बड़ा लेवल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या हुआ है? जिसमें अभी 8 करोड़ का इंजेक्शन चल रहा है, 18 करोड़ का इंजेक्शन चल रहा है, ऐसा चल रहा है ना। वो एलोपैथी का जो चलता है कि वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल एट्रोफी वाले जो केसेस है, अगर ये पेशेंट होम्योपैथी में आएंगे तो हमको इनका CPK भी कंट्रोल करते हैं और उनका बॉडी रिस्पॉन्स अंदर से मस्कुलो जो स्केलेटल जो सिस्टम है उसको नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम से ताकत देकर रिकवर करने की कोशिश करते हैं ताकि बीमारी की स्पीड रुके। आधा बीमारी तो बढ़ने से रोक लो, आधा काम हो गया, और जो है उसको लगातार अटैक करो। ऑटोइम्यून कैटेगरी पे आप जितना बॉडी के रिस्पॉन्स को बढ़ाओगे और बीमारी पर अटैक करोगे, आप उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स पेशेंट को देने वाले। तो वो कैटेगरी के पेशेंट, प्लस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट, बच्चे में कई लोगों को प्रोटीन लीकेज होता है, उनको डायलिसिस या आगे जाके हो सकता है किडनी के कारण ट्रांसप्लांट तक जाना पड़े।
वो आप बचा सकते हो। इस तरीके से काफी सारे बच्चों से रिलेटेड पेशेंट जो आप चैनल पे जाके देखोगे, ओवेरियन सिस्ट, एक 16 साल की गुड़िया को बोल दिया जाता है कि भाई आप ऑपरेट कर लो ओवेरियन सिस्ट है। अगर 16 साल के बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या होगा? ओवेरियन कहीं ना कहीं उसका तो बहुत सारी फर्टिलिटी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने वाला है, वो आप बचाइए। तो कहीं ना कहीं किसी को पेशेंट को ठीक करेगा, ना केवल पेशेंट ठीक होता है, फिजिकल तो होता ही है, मेंटली होता है, मेंटली ठीक होता है और साथ में फिर वो सोशली होता है। WHO की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, वो अपने को देना है। नेक्स्ट, स्पाइन से कैसा? मेरा कहना है कि जितना हो सके स्पाइन के केसेस में सर्जरी बचानी चाहिए, करना नहीं है। तो ये केसेस को ठीक करना, तो स्पाइन के केसेस में आप होम्योपैथी से जो नर्व कंजेशन है उसको क्लियर करते जाओ और सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, डीवीटी, वेरिकोस वेन, वेस्कुलर, इसमें काफी महंगा ट्रीटमेंट होता है, इसको आप होम्योपैथी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, जिनका IVF, IUI आप बचा सकते हो होम्योपैथी से, काफी सारे पेशेंट हैं। अब ये अपन ग्रुप बाई ग्रुप चलेंगे, जो अपन ने बताया। अब ये मैंने बताया आपको पैरालिसिस के पेशेंट, न्यूरोलॉजी का। अब ये जो पेशेंट कभी 13 साल से पैरालिसिस था, कभी ये बिस्तर वाली स्थिति थी, चल नहीं पाते थे, ये आप होम्योपैथी के कारण नर्वस सिस्टम को ताकत देके चल पाते। नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमने बात की, CP के लेवल कंट्रोल हो रहा है लोगों का, 30,000, 35,000, 65,000, ऐसा कोई लेवल आता है CP के, इसको होम्योपैथी से बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है, रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। प्लस उस बच्चे का बॉडी रिस्पॉन्स अगर बढ़ेगा तो बहुत सारे बच्चों की स्किल साइड है, जो मेरे चैनल पे जाओगे ना, जो मैं भेजता हूँ, कई लोग ने देखा भी होगा, उसको जाओगे तो ये सब फिगर मिलेगी। नेक्स्ट, गठिया पॉजिटिव RA फैक्टर, बाद में क्या हो गया? निगेटिव हो गया, जबकि लिखा है कि होता नहीं है, तो असंभव है, संभव हो गया, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिस, गले का ऑटोइम्यून केस, थायराइड तो है पर साथ के एंटीटीपीओ पॉजिटिव है। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी जल्दी समझ में आना चाहिए और 30 ईयर के भी अब अपन चुटकी पढ़ चुके हैं। यस सर। तो अगर ऐसा बोला जाता है कि एंटीटीपीओ निगेटिव नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि होम्योपैथी से एंटीटीपीओ निगेटिव हो सकता है या हुआ है। ठीक है, ये उसका प्रमाण है। नेक्स्ट, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसा बोला जाता है कि HLA-B27 निगेटिव हो सकता है। HLA-B27 क्या होता है? जैसे कमर का हेयर एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस, जेनेटिक फैक्टर है। अब वो कहते हैं क्या होम्योपैथी से क्या जीन चेंज हो जाएंगे? होम्योपैथी से क्या जीन चेंज हो सकते हैं क्या? ऐसा लिखा है कि नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है। तो HLA-B27 अगर पॉजिटिव है तो लीवर तो हो ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है। हमको भी यही पढ़ाया गया था, हमने भी यही पढ़ा, तुम लोगों ने भी यही पढ़ा होगा। पर ये रिवर्स हो सकता है और हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? हम क्या मानेंगे? अगर HLA-B27 पॉजिटिव से निगेटिव हो सकता है और अगर होम्योपैथी से हो गया तो फिर क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? इसका मतलब होम्योपैथी मेडिसिन जीन्स पर भी असर करती है और वहां से भी रिवर्स कर सकती है। तो ये एक बड़ा मैसेज आ रहा है, न केवल होम्योपैथी से बल्कि ग्लोबल मेडिकल साइंस को, कि होम्योपैथी से भी ये हो रहा है। भाई अरबों रुपए की फंडिंग होती है रिसर्च के लिए, एक रिसर्च हमारा होम्योपैथी से भी ले लो, लोग बच जाएंगे, उन पर स्टेरॉइड भी खाना पड़ेगा, पेनकिलर भी खाना पड़ेगा और ये रिपोर्ट निगेटिव हो जाएगी तो उनको भी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव, HLA से निगेटिव, ऐसे बहुत सारे पेशेंट है मेरे चैनल पे जाके लो। नेक्स्ट, ये किडनी फेलियर का पेशेंट है, 11 क्रिएटिनिन था, 1 महीने के अंदर 1 पे आ गया। हमने 31 वाले की बात की, ये 11 वाला था, 1 महीने पे 1 पे आ गया। डायलिसिस बच गई, ट्रांसप्लांट बच गया, आदमी खड़ा है, 8 साल हो गया, बिल्कुल सुरक्षित। नेक्स्ट, शोगन सिंड्रोम, ANA फैक्टर पॉजिटिव, ANA फैक्टर भी जैसे HLA निगेटिव नहीं होता ना, RA निगेटिव नहीं होता, ANA भी निगेटिव नहीं होता। ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, निगेटिव रिपोर्ट है, वैसे कम से कम बहुत सारे पेशेंट की रिपोर्ट है जो चैनल पर जाके। ठीक है, नेक्स्ट, ये ANA पॉजिटिव से निगेटिव फाइब्रोमाइल्जिया का केस है। इतना असहनीय दर्द है कि पेशेंट खड़ा नहीं रहता, इतना असहनीय दर्द है कि बोलता है कि भगवान बचा लो, ऐसे शब्द निकलते, लेकिन उसमें भी पेशेंट पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, आज भी आपको हॉस्पिटल में। तो फाइब्रोमाइल्जिया का केस है। नेक्स्ट, गठिया का केस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट, ये भी गठिया RA पॉजिटिव से निगेटिव। सोराइसिस हमने बात की, स्किन का सबसे बढ़िया केस होम्योपैथी में, चाहे कैसा भी केस हो आप अच्छा रिस्पॉन्ड लोगे। नेक्स्ट, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस।
नेक्स्ट फाइब्रोमाइल्जिया ए पॉजिटिव से नेगेटिव। फाइब्रोमाइल्जिया 10 साल पुराना, केस 1 महीने में ठीक हुआ है। फाइब्रोमाइल्जिया 10 साल पुराना, ए पॉजिटिव, कितने दिन में ठीक हुई? केवल 1 महीने में। अब इससे ज्यादा क्या पास कर सकते हो? 10 साल पुराना पेशेंट जो रो रहा है कि यार मेरे को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, हृदय रोग की पेशेंट है, अगर हमारे बीच में आ जाए और हम 1 महीने में ठीक कर दें, तो एलोपैथी से 1 महीने में ठीक हुआ, 10 साल में ठीक हुआ, तो होम्योपैथी में अगर 1 महीने में ठीक हो गया तो क्या गलत किया तुमने? गलत किया है, सही किया? सही किया। तो सही कर लिया तो मानो फिर उसको कि कर सकते हैं। कहते हैं ना होम्योपैथी स्लो है। कहाँ स्लो है? जरूरत है, जैसा जरूरत वैसा पावर, वैसा डोज को सेलेक्ट करने का वो काम हमारा है। उसके लिए होम्योपैथी ब्लेम नहीं कर सकते आप कि होम्योपैथी काम नहीं करती। हमारे दिमाग में ये है कि होम्योपैथी इफेक्टिव नहीं, मैं आज उल्टा बोल रहा हूँ। होम्योपैथी इफेक्टिव है, होम्योपैथ इफेक्टिव नहीं काम कर रहे। समझ में आया? इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर होम्योपैथी में 100 लोग पढ़ते हैं तो मुश्किल से 2 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। तो आपके पास कंपटीशन तो है ही नहीं, 98 तो पहले ही नहीं है, तो बचा कितने? 2 लोग। तो 2 लोगों के पास पूरे 100% काम करने का मौका है। तो आपको पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली होम्योपैथी से। ये मेरा तय दावा है कि होम्योपैथी से आप अच्छा जीवन जी सकते हो और कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमने बात की सीपीके टोटल, जिसपे 18 का तक के इंजेक्शन गुड़िया को लगाया पर फेल हो गया, उसमें होम्योपैथी अच्छा कंट्रोल करिए। इसका जो लेवल है सीपीके का जो हायर साइड था वो होम्योपैथी से अच्छा खासा कंट्रोल होके पेशेंट मेंटेन करना नहीं आएगा मत। ये प्लास्टिक एनीमिया, इस पेशेंट का जो ब्लड रिपोर्ट है 3000 प्लेटलेट का आई थी पेशेंट। ये लड़की के बारे में बताऊंगा। ये लड़की आज भी हमारे कांटेक्ट में है, इसके पापा आज भी आते हैं मेरे पास, मनस्वी है ये इनके फादर है। ये गुड़िया जब ये 3 साल की उम्र में जब हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने आई थी, 3000 प्लेटलेट था। ठीक है, बार बार ब्लड चढ़ाना, ट्रांसफ्यूजन करना, पीआरपी चढ़ाना, उसके बाद केवल होम्योपैथी से इसकी रिपोर्ट नॉर्मल हुई, मेंटेन हुई। और आज ये गुड़िया जो बड़ी होकर इतनी टैलेंटेड बच्ची है, इसका किसमें सिलेक्शन हुआ है बताऊंगा? क्वालिफाई किया है। आज ये लड़की एमबीबीएस कर रही है। मेरी बात भी हुई सर, मेरे को यूटीआई हो रहा है, मैं क्या बताऊँ? एमबीबीएस कर रही है लेकिन दवा क्या ले रही है? होम्योपैथी। आज भी पूछती है कि सर क्या हो कि कुछ भी हो तो आप मुझे बताओ। तो मैंने इसके फादर को कल दवा बताई है, वो उन्होंने बस से भेजा है। ठीक है, ये लड़की आज क्वालिफाई करके एमबीबीएस कर रही है।